धीरे धीरे रात गहरा रही थी। रात के इस सन्नाटे को ग्वालियर का जागीर पाड़ौन स्पष्ट सुन रहा था, परंतु वह भी काल के गर्भ में घटने वाली घटना से बेखबर था। इतने ही बेखौफ एवं बेखबर तात्या टोपे भी थे, जो वहां पर बेफिक्री से निश्चिंततापूर्वक सो रहे थे। तात्या बिल्कुल निश्चिंत थे कि वे अपने मित्र मान सिंह के पास सुरक्षित हैं। मान सिंह ग्वालियर नरेश से रुष्ट होकर पाड़ौन के बनखंड में समय काट रहा था। यद्यपि मान सिंह स्वभाव से लालची एवं विश्वासघाती था, तब भी पता नहीं कैसे तात्या टोपे ने उस पर विश्वास कर लिया था। तात्या टोपे अत्यंत थके हुए थे। कालचक्र के कालखंड में कतिपय स्थानों पर वे पराजित अवश्य हुए थे, परंतु पस्त नहीं हुए थे। पराजित एवं भयभीत तो अंग्रेज सेना एवं सेनापति थे उनसे। वे वर्षों तक अंग्रेज सेना के साथ आंख मिचौली खेलते रहे और इसी में वे मग्न एवं मस्त भी थे। भयभीत तो उनसे भय होता था। षड्यंत्र एवं कुचक्र का फंदा उनके पास आकर कच्चे धागे के समान टूट जाता था। अंग्रेजों को चकमा देते हुए वे ग्वालियर के पास पाड़ौन में अपने मित्र मान सिंह के पास पहुंच गए और उससे बोले, मित्र, हम आपके पास कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। यदि आपको कोई परेशानी एवं कठिनाई न हो तो हम आपके पास कुछ दिनों के लिए ठहरना भी चाहेंगे। मान सिंह ने कहा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। आप यहाँ पर मनचाहे समय तक ठहर सकते हैं। ये खबर सुनकर तात्या का बुरी तरह से पीछा कर रहे हताश, निराश एवं असफल अंग्रेजों की कुटिल आंखें चमकने लगीं। उन्होंने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके तहत उन्होंने एक दूत को मान सिंह के पास भेजा। दूत ने मान सिंह से कहा, महाराज, आप हमें तात्या टोपे को सौंप दें तो हम आपको मनचाहा उपहार दे सकते हैं। ग्वालियर नरेश को कहकर आपका राज्य वापस कर दिया जाएगा एवं इसके अतिरिक्त और भी कई बड़े सम्मान एवं पुरस्कार से आपको नवाजा जा सकता है। मान सिंह के मन में ऐसा लालच जाग उठा। उसने दूत से कहा, यदि ऐसा है तो आप 7 अप्रैल को आधी रात अपनी फौज के साथ सहर्ष पधारें। उस गहरी रात को तात्या टोपे विश्राम कर रहे थे। आगे की योजना बुनते बुनते उन्हें नींद आ गई थी। इधर अंग्रेजों की फौज बड़ी सावधानी के साथ आई और मान सिंह की दगाबाजी के कारण कभी न पकड़ में आने वाले तात्या टोपे अंग्रेजों के छल का शिकार हो गए। जब तात्या को पकड़कर ले जाया जा रहा था तो वे मान सिंह को देखकर मुस्कुराए और बोले, मित्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वभावश आपने अपना काम किया। छल और छद्म की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद इसका अवसान होना सुनिश्चित है, परंतु राष्ट्रभक्त की कोई सीमा नहीं है। हम तो राष्ट्र यज्ञ में समिधा बनकर स्वाहा हो जाना चाहते हैं, पर भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इतना कहकर उन्होंने अंग्रेज सेना से कहा, चलो अब जहाँ चाहो हमें वहाँ ले चलो। अंग्रेज उन्हें बंदी बनाकर कड़े पहरे के बीच शिवपुरी छावनी ले गए। तात्या ऐसे लग रहे थे जैसे एक सिंह असंख्य भयभीत जानवरों के बीच निर्भीकता से चल रहा हो। शिवपुरी छावनी में तात्या टोपे ने अपने जीवन के अंतिम 11 दिन गुजारे। सशंकित एवं डरपोक अंग्रेज उन्हें शीघ्रता से फांसी के फंदे पर झुला देना चाहते थे। एक रात तात्या की आंखों के सामने चलचित्र के समान अतीत की घटनाएं एक के बाद एक चलने लगी। लगभग 1 वर्ष पूर्व 18 जून 1858 को उनके सामने रानी लक्ष्मीबाई के रूप में एक महान प्रेरणापुंज विदा ले गई थी। भावनात्मक रूप से विक्षिप्त कर देने वाली उस घटना को उन्हें विष के समान पीना पड़ा, परंतु इस घटना से विचलित हुए बिना वे राष्ट्रभक्ति के पथ पर निर्बाध चलते रहे। किसी समय नाना साहब एवं पेशवा के लिपिक के रूप में कार्य करने वाले तात्या टोपे आज 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महासेनापति बन चुके थे।
नाना साहब का प्यार उनके मन में सदा स्नेह उमंग भरता रहता था। नाना साहब कहते थे, तात्या, तुम्हारी लगन एवं निष्ठा एक दिन तुम्हें राष्ट्र की गरिमा एवं गौरव से ओतप्रोत कर देगी। अपने राष्ट्र से अंग्रेजों को खदेड़ भगाने के लिए एक दिन ये बहुमूल्य निष्ठा अत्यंत काम आएगी। नाना साहब के इसी विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने की योजना बनाई और कालपी, ग्वालियर, कानपुर को अपने आधिपत्य में ले लिया। धीरे धीरे वे अंग्रेजों के सर्वाधिक कट्टर दुश्मन बन चुके थे। महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गति के पश्चात तो ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सारी शक्ति केवल तात्या टोपे को कैद करने या मिटा देने में लगा दी थी, पर शीघ्र ही अंग्रेजों को यह पता चल गया कि यह उनके लिए दीवा स्वप्न के समान था, क्योंकि हर बार वे अंग्रेजों को छका देते थे और अंग्रेज खींचकर रह जाते थे। एक दिन कर्नल होम्स को एक गुप्तचर ने सूचना दी, सर, तात्या टोपे मराठवाड़ा की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। आप चाहें तो उन्हें वहां गिरफ्तार कर सकते हैं। यह सुनते ही होम्स तात्या का मार्ग रोकने के लिए विशाल फौज लेकर निकल पड़ा। ये समाचार जानकर भयभीत होना तो दूर, बल्कि उसी क्षण तात्या ने टोंक राज्य पर हमला भी कर दिया। तात्या की बहादुरी का ये आलम था कि एक अकेले तात्या से घबराकर टोंक के नवाब ने अपनी सभी तोपें उनके हवाले कर देने में ही अपनी खैरियत समझी। तात्या टोपे जहाँ जाते वहीं पर सेना खड़ी करके अंग्रेजों से जूझने लगते। उनकी इसी बहादुरी से अंग्रेज सेना कांपा करती थी। हताश कर्नल होम्स ने सहायता के लिए कर्नल रॉबर्ट को बुलाया और योजना बनाई कि वे दोनों चंबल नदी के किनारे तात्या को घेर लेंगे ताकि तात्या का बच पाना संभव नहीं हो। योजना के अनुसार होम्स और रॉबर्ट ने तात्या को दोनों ओर से घेर लिया, पर उनको अनुमान नहीं था कि तात्या चंबल नदी में कूद जाएंगे। अपने को घिरा पाकर तात्या ने उफनती नदी में घोड़े सहित छलांग लगा दी और नदी पार करके वह बूंदी जा पहुंचे और वहां से नीमच, नसीराबाद होते हुए नाथ द्वारा निकले। वहां उन्होंने फिर से सेना को एकत्र किया, जिसका संघर्ष अंग्रेजी सेना के साथ हुआ। दुर्भाग्य से इस संघर्ष में उनकी तोपें छिन गईं और सेना तितर बितर हो गई। उन्हें फिर से चंबल की ओर लौटना पड़ा। इस बार वे चंबल पार करके झालरा पाटन पहुंच गए थे। तात्या का नाम सुनते ही झालरा पाटन के नरेश ने सेना सहित उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें वहां से बड़ी मात्रा में रसद और युद्ध सामग्री हाथ लगी। अब उनके मस्तिष्क में एक नई योजना कौंधी। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, इंदौर के होलकर राज्य पर आक्रमण करने के बारे में तुम क्या सोचते हो? सेनापति चौंक उठा और बोला, महाराज, ऐसा करना क्यों जरूरी है? तात्या ने कहा, अंग्रेजों को परास्त करने के लिए विशाल साम्राज्य और सेना की आवश्यकता है। होलकर राज्य मिल जाने से ऐसा करना आसान होगा। अंग्रेजों को जब तात्या की योजना की भनक लगी तो वे घबरा उठे, क्योंकि होलकर राज्य के मिलने का मतलब था कि तात्या को फिर परास्त करना कठिन हो जाता। अंग्रेजों ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें निश्चित हुआ कि होम्स, रॉबर्ट, पार्क, मिचेल, होप और हार्ट आदि सेनापति अपनी अपनी सेनाएं लेकर इंदौर की ओर बढ़ेंगे, ताकि तात्या को बीच मार्ग में रोका जा सके। अंग्रेज सेनापति इतने घबरा गए थे कि कोई राजगढ़ की ओर से चला तो कोई उज्जैन की ओर से इंदौर भागता दिखा, कोई मऊ की तरफ से चल पड़ा तो कोई देवास की तरफ से। इस भागम भाग को देख तात्या ने अपनी योजना बदल दी और संघर्ष में अपनी शक्ति नष्ट करने के बजाय इसे सुरक्षित रखने में बुद्धिमानी समझी। उन्होंने इंदौर के बजाय सिरोज पर हमला बोल दिया। वहां से उन्हें कुछ तोपें और मिल गईं। इस वजह से तात्या की सेना और मजबूत हो गई। एक दिन तात्या ने अपने मित्र राव साहब पेशवा से कहा, अंग्रेजों की योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं, क्यों ना हम उन्हें पराजित करने के लिए मराठों का सहयोग प्राप्त करें। राव साहब ने प्रसन्न होकर कहा, न जाने तुम्हारे मन में ऐसी योजनाएं कहाँ से आती हैं। यह समाचार सुनकर अंग्रेज और भी घबरा उठे और इस घबराहट में अंग्रेजों ने तात्या पर एकाएक आक्रमण कर दिया। कर्नल मिचेल दक्षिण की ओर से बढ़ा, कर्नल लिडल पूर्व की ओर से, कर्नल पार्क पश्चिम की ओर से और कर्नल रॉबर्ट ने चंबल की ओर से बढ़ना प्रारंभ किया।
अंग्रेज अपना घेरा धीरे धीरे कसते जा रहे थे, पर इससे पहले कि अंग्रेज उन्हें पकड़ पाते, तात्या नर्मदा पार कर मराठवाड़ा जा पहुंचे। इस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य भी तात्या की प्रशंसा किए बिना न रह सका। उसके लिए तात्या एक अबूझ पहेली बन चुके थे। जहां एक ओर तात्या से अंग्रेज सेना घबरा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेज भक्त देसी नरेश उनसे कांप रहे थे। तात्या ने ऐसे ही नरेशों पर हमला करने की सोची और बड़ौदा की ओर प्रस्थान किया, परंतु मेजर संडरलैंड ने करगुण नामक स्थान पर उनकी राह रोक दी। भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें तात्या की सेना अंग्रेजों को परास्त करते हुई छोटा उदयपुर तक जा पहुंची। यहाँ एक बार वे फिर से कठिनाइयों से घिर गए। उनके दक्षिण में नदी राह रोके खड़ी थी, पश्चिम में रॉबर्ट घेराबंदी किए हुए था और पूर्व दिशा में पर्वत उनका रास्ता रोके खड़े थे। इस चक्रव्यूह को भी भेद कर तात्या प्रतापगढ़ जा पहुंचे। अंग्रेज कहने लगे, अभी तो तात्या इधर थे, अभी उधर थे, अब कहाँ चले गए? ये कोई इंसान है या भूत? अंग्रेज तो काम सीधी लड़ाई से न कर सके, वह आखिरकार विश्वासघात एवं कुचक्र का सहारा लेकर उन्होंने किया। तात्या टोपे यही सब सोचते हुए सो गए। 18 अप्रैल 1859 को अपराह्न 4 बजे तात्या टोपे को बध स्थल ले जाया गया। फांसी के फंदे के पास जाकर तात्या ने निसंकोच एवं निर्भीक भाव से कहा, मैं अपनी मौत को आमने सामने देखना चाहता हूँ। उन्हें टोप नहीं पहनाया गया, हाथ पैर नहीं बांधे गए। तात्या ने फांसी का फंदा स्वयं खींचकर अपने गले में डाल लिया। फंदा कस गया, हत्था खींचा गया और झटके के साथ वह तख्ता नीचे गिर गया। उनकी देह रस्सी के सहारे झूल रही थी। भारत माता की बलिवेदी पर तात्या स्वयं को होम कर चुके थे। यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम पड़ाव था। मेरे अध्यात्म एवं कला प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के वीर अमर शहीद महानायक वीर तात्या टोपे की जीवनी आपके सामने रखी। आशा है आपको ये पसंद आएगी। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।